गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कल एक न्यूज आई थी, डोनाल्ड ट्रंप का CBS 60 मिनट्स के साथ एक इंटरव्यू था, जहां पे ट्रंप ने ये बात की थी कि यूएसए शुड रीस्टार्ट इट्स न्यूक्लियर टेस्ट, और यूएसए ने पेंटागन को बोला भी कि हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से न्यूक्लियर टेस्ट को करना। लेकिन एनर्जी सेक्रेटरी का एक दूसरा रिस्पॉन्स आता है दैट वी शैल बी टेस्टिंग द लॉन्च डिवाइसेज एंड बाकी सारी चीजें रादर देन द रियल न्यूक्लियर टेस्ट। उसमें ट्रंप ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि चाइना, पाकिस्तान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ऑल दीज नेशंस दे आर गोइंग फॉर कंटिन्यूअस न्यूक्लियर टेस्ट, जिसे कि चाइना ने रिजेक्ट भी किया है। बट व्हाट दिस हैज डन इज दिस हैज एक्चुअली स्टार्टेड अ डिबेट इंडिया में भी और ग्लोबली भी। सो हमारा जो फोकस रहेगा वो ग्लोबल पर भी रहेगा, इंडिया में भी रहेगा। वी विल नॉट बी फोकसिंग मोर ऑन द कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, रादर हमारा फोकस रहेगा इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। इसके रिगार्डिंग 2 आर्टिकल्स भी आपको आज के न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे, एक प्रोफेसर अमिताभ मट्टू का है और दूसरा मनोज जोशी का है। मनोज जोशी वाला जो है आर्टिकल वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल साइड पर है, वो हमारे PSIR के लिए किसी काम का रहेगा नहीं। लेकिन हाँ, जो प्रोफेसर अमिताभ मट्टू का जो आर्टिकल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मैं उस आर्टिकल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करूंगा कि व्हाट आर हिज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर न्यूज। मैंने सीधा इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है कि पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड रशिया दे आर कंडक्टिंग सीक्रेट अंडरग्राउंड टेस्ट। जो लो यील्ड के हैं इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रहती है नहीं रहती है। अब क्यों, वाई ट्रंप वाज स्पीकिंग दैट, ट्रंप ऐसा बोल क्यों रहे हैं, ये किसी को पता नहीं है। हो सकता है उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, या फिर एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि ये इंटरव्यू शी जिनपिंग से मीटिंग से ठीक पहले दिया गया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रंप का ये एक नेगोशिएटिंग और प्रेशर टैक्टिक्स कि चाइना को एक इंडिकेशन देना कि यूएसए न्यूक्लियर ऑप्शन के बारे में भी सोच रहा है, तो चाइना को ज्यादा हार्ड हैंडेड या फिर ताइवान को लेकर के चाइना को थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। एक तीसरा फैक्टर है रशिया, क्योंकि रशिया के केस में हमने देखा है कि रशिया ने रिसेंटली एक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल जिसका कि अनलिमिटेड रेंज है टेस्ट किया है। बाकी उसने बहुत सारे हाइपरसोनिक वेपन्स वगैरह भी टेस्ट कर रखा है। सो ये एक इंडिकेशन रशिया को भी है, क्योंकि रशिया, व्हाट रशिया इज डूइंग, रशिया नाटो को डराने के लिए वही न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग कर रहा है कि अगर तुमने रशिया पर अटैक किया या यूक्रेन को ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लॉन्ग रेंज वेपन्स दिए तो रशिया विल गो फॉर न्यूक्लियर अटैक। और इसके लिए उसने क्या किया था कि बेलारूस में उसने अपने कुछ मिसाइल्स भी, न्यूक्लियर मिसाइल्स भी डिप्लॉय किए थे। तो ये एक रशिया के लिए भी इंडिकेशन है, रशिया को पुश करने के लिए टू कम बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल। और इसका एक चौथा डायमेंशन हो सकता है यूएसए की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, क्योंकि स्नैप, वी नो कि यूएसए लॉकडाउन में है, शटडाउन में है, गवर्नमेंट शटडाउन में है। जो स्नैप बेनिफिट्स हैं वो खत्म होने जा रहे हैं और प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, एंड ट्रंप इज समवन हु वांट्स टू बी इन द लाइमलाइट। सो जस्ट रिलीजिंग दैट कैट अमंग द पिजन्स। सो इन 4-5 में से कोई भी फैक्टर हो सकता है व्हाई डोनाल्ड ट्रंप सेड सो। इट मे सो हैपन कि यूएसए माइट रीस्टार्ट द न्यूक्लियर टेस्ट, लेकिन जो एनर्जी सेक्रेटरी है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन वो पेंटागन के हाथ में नहीं रहता, ये टेस्टिंग अगेन वो एक इनकंसिस्टेंसी है जिसके बारे में वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। लेकिन एनर्जी सेक्रेटरी ने बोला है कि हम बाकी सारे एस्पेक्ट्स को टेस्टिंग करेंगे, लेकिन वो जो थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है दैट इज समथिंग वी विल नॉट बी डू। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अमिताभ मट्टू ने और बहुत सा प्रोफेसर अमिताभ मट्टू ने बहुत सारी बातें की हैं, वो हम थोड़े समय में आएंगे उस आर्टिकल को। ठीक है, लेकिन उसके पहले थिंग इज कि ये न्यूक्लियर इशू चला कैसे। तो वी आर वेरी वेल अवेयर कि न्यूक्लियर वेपन ट्रिनिटी टेस्ट के बाद, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर ड्रॉप करने के बाद, यूएसए गॉट टू, वर्ल्ड गॉट टू नो द पावर ऑफ न्यूक्लियर वेपन। यूएसए के बाद यूएसएसआर टेस्टेड इट, रशिया टेस्टेड इट, राइट। उसके बाद फिर सिनेरियो ऐसा था
कि कंटिन्यूअसली अदर नेशंस दे स्टार्टेड टेस्टिंग, और 1963 तक टोटल 499 न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके थे। उसमें से इन द ईयर 1954 यूएसए ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था मार्शल आइलैंड्स के बिकिनी अटॉल में, और पूरे का पूरा एक आइलैंड को ही एवापोरेट किया था। 1 माइल लॉन्ग क्रेटर, 1 मील लंबा क्रेटर बना था। और ये मार्शल आइलैंड का आज भी एक क्रिटिसिज्म ऑफ यूएसए है। रशिया, यूएसएसआर जो है वो कजाकिस्तान में कर रहा था, यूएसए अलग अलग जगह पर आइलैंड्स वगैरह है वहां कर रहा था। जब फ्रांस वाज देयर, यूके वाज देयर, ऑल दीज नेशंस दे वर टेस्टिंग, बट मेन जो इशू था वो बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर था, बिकॉज दैट वाज आल्सो द पीक ऑफ कोल्ड वॉर। तो सबसे पहला जो एग्रीमेंट आया था विथ रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्टिंग द टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स वाज पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। ये आया था इन द ईयर 1963। और ये जो पार्शियल टेस्ट बैन है, इसने क्या क्या रेस्ट्रिक्ट किया था? अंडर वाटर टेस्टिंग, इन द एटमोस्फेयर टेस्टिंग, एंड इन द आउटर स्पेस। ये 3 तरह की टेस्टिंग अंडर पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, मतलब दिस बैन वाज पार्शियल, क्योंकि एक तो ये सारा डिस्ट्रक्शन था, प्लस साथ ही साथ द अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट वाज गेटिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। जापान के कोस्ट पर बहुत सारे जो उसके फिशरमैन थे, दे गॉट अफेक्टेड। तो उसके बाद एक बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ, और उसके बाद फिर दिस पीटीबीटी वाज साइंड। लेकिन ये पीटीबीटी भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, एंड मोर देन 400 टेस्ट टुक प्लेस इवन आफ्टर साइनिंग ऑफ पीटीबीटी। क्योंकि यहां पे क्या हुआ कि देयर वाज अ लूप होल दैट वाज अंडरग्राउंड टेस्टिंग, कि अंडरग्राउंड टेस्टिंग तो यहां पे मना ही नहीं थी। सो अंडरग्राउंड टेस्टिंग कंटिन्यूड। और अंडरग्राउंड टेस्टिंग क्यों हो रहा था? कि जो रेडिएशन है वो पूरे का पूरा एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा, बट अल्टीमेटली दैट रेडिएशन वाज कमिंग आउट, इट वाज वेंटिंग आउट इन द एटमॉस्फेयर। सो द थ्रेट कंटिन्यूड, और अल्टीमेटली जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अग्री किया कि ठीक है, हमें इस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाना है, ठीक है ना। और वो फाइनली सीटीबीटी, ये चीजें चल ही रही थी। अल्टीमेटली इन द ईयर 1996 यूएनजीए ने अडॉप्ट किया, और इसे अल्टीमेटली अब तक ये फोर्स में नहीं आ पाया है, बिकॉज दीज आर स्पेसिफिक नेशंस, दे हैव नॉट रेटिफाइड। देखो, 2 स्टेज होता है, कुछ नेशन साइन करते हैं, रेटिफाई नहीं करते, और कुछ नेशन साइन ही नहीं करते। इंडिया इज अमंग दोज नेशंस जिसने ना साइन किया है ना रेटिफाई किया है। और ये जो सीटीबीटी है, या सीटीबीटी का फुल फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिवली टेस्ट को बैन करता है, आप नहीं कर सकते टेस्ट। तो पहले वाले में जो अंडरग्राउंड टेस्टिंग परमिटेड था, इसने अंडरग्राउंड टेस्टिंग को भी रोका। और हमने देखो 1996 में ये फोर्स में आया। इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था दैट वाज इन द ईयर 1990। और इसके बाद इंडिया वेंट फॉर अ सेल्फ इंपोज्ड मोरेटोरियम, मतलब इंडिया के ऊपर किसी ने लागू नहीं किया, इंडिया ने खुद के ऊपर लागू किया कि हम आगे टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम इंडिया, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, इजिप्ट है, ईरान है, इजराइल, पाकिस्तान, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारे देश हैं जिन्होंने रेटिफाई नहीं किया। हालांकि सिंस 2000 नॉर्थ कोरिया के अलावा देयर हैज बीन नो नेशन जिसने की किसी भी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट किया है, ठीक है। लेकिन इस सीटीबीटी में भी एक लूप होल है। सीटीबीटी ने अंडरग्राउंड को बंद किया, मतलब मना किया, प्रोहिबिट किया अंडर वाटर, इन द एटमोस्फेयर और इन द आउटर स्पेस। लेकिन अभी भी जो सिमुलेटेड टेस्टिंग है, सिमुलेटेड का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर जनरेटेड, क्योंकि
जैसे कि नॉर्मली एयरक्राफ्ट वगैरह जैसे टेस्ट होता है कि पहले आप प्रोग्राम को कंप्यूटर में रन करके देखोगे, वहां पे कोई डिफेक्ट नहीं आया, तब रियल लाइफ। सो अभी भी नेशंस दे आर गोइंग फॉर सोफिस्टिकेटिंग न्यूक्लियर वेपन, उसका इल्ड बढ़ाने के लिए। कैसे? थ्रू कंप्यूटर। सो सीटीबीटी ने इन रियल टर्म्स तो बंद कर दिया है, और ये बंद फोर्सफुली नहीं है, नेशंस ने खुद ब खुद एक्सेप्ट किया है, लेकिन अभी भी कंप्यूटर सिमुलेटेड टेस्टिंग चल ही रही। ठीक है, अब पीटीबीटी हुआ, उसके आगे सीटीबीटी हो गया। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था, दैट वाज एनपीटी, या फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। देखो, ये टेस्टिंग को बैन करता है, लेकिन ये जो है नॉन प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास अगर कुछ है मैं दूसरे को नहीं दूंगा। सो बेसिकली जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो किसी दूसरे को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। नेशन जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट हैं वो साइन करेंगे, और बदले में क्या होगा कि उनको पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, उसके लिए सारी टेक्नोलॉजी यूज प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि देखो, न्यूक्लियर वेपन जो है वो एक ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है। अगर न्यूक्लियर रिएक्शन को हमने कंट्रोल कर लिया तो दैट इज ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, और उससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। वही पावर प्लांट जब अनकंट्रोल हो जाता है, या फिर जब न्यूक्लियर रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाता है, इट बिकम्स अ न्यूक्लियर बॉम्ब। तो डिफरेंस बस कंट्रोल और नॉट कंट्रोल का है। ठीक है, और यहां पे क्या हुआ, अब देखो एनपीटी ने क्या किया कि ये 1968 में सिग्नेचर के लिए आया और 1970 में सिग्नेचर हो गया। इंडिया ने न सीटीबीटी को साइन किया है, न एनपीटी को साइन किया है। सीटीबीटी को क्यों मना किया है? क्योंकि इंडिया कहता है कि मुझे चाहिए कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। सीटीबीटी क्या इंश्योर कर रहा है? नहीं कर रहा है। एनपीटी इंश्योर कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये एक आइडियोलॉजिकल पॉइंट है। हकीकत में क्या है, हम अपना विंडो बंद क्यों करें? कल के डेट में अगर हमें टेस्टिंग करनी है तो यूएसए अगर नहीं कर रहा है, रशिया नहीं कर रहा है, व्हाई शुड इंडिया? और ये जो एनपीटी है, एनपीटी ने क्या किया? एनपीटी ने कहा कि 1968 के पहले जिन जिन देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है वो सब न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं। उसमें 5 देश थे, यूएसए, यूएसएसआर, बाद में रशिया हुआ, फ्रांस, यूके एंड चाइना। हमने तो उस समय तक किया नहीं था। हमारा पहला वाला भी हुआ था 1974 में, राइट? सो इंडिया का सवाल है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस कट ऑफ। इसीलिए इंडिया सेज कि एक न्यूक्लियर अपार्थाइड है, कि कुछ को न्यूक्लियर नेशन तुमने रिकॉग्नाइज किया, कुछ को तुमने न्यूक्लियर नेशन रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है। और वो इंडिया का प्रिंसिपल्ड पोजीशन है फॉर नॉट साइनिंग एनपीटी। और चूंकि हमने एनपीटी को साइन नहीं किया है, वो सबसे बड़ा हिंड्रेंस है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बनने में। क्योंकि एनएसजी के मेंबर बनने के लिए एनपीटी का सिग्नेटरी होना जरूरी है। अब देखो, इसमें एक और मजेदार सिनेरियो क्या है कि जो नॉर्थ कोरिया है ना, नॉर्थ कोरिया ने सबसे पहले साइन कर लिया था, उसके बाद उसने 2003 में विड्रॉ कर लिया। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ नॉर्थ कोरिया। और ये दुनिया का एक और ट्रीटी है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, ट्रीटी बहुत सारी है। अभी सबसे रिसेंट वाली ट्रीटी क्या है? टीपीएनडब्ल्यू, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है, लेकिन इसे किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ये एक यूएनजीए का ट्रीटी था, नॉन न्यूक्लियर नेशंस ने इसे बढ़ चढ़ करके बोला, बाकी किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। हमने क्या बोल रखा है कि सिर्फ जो सीओडी है, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, दैट इज द ओनली रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग दिस। ठीक है ना? तो इस तरीके से पीटीबीटी हो गया, सीटीबीटी हो गया, एनपीटी हो गया, टीपीएनडब्ल्यू हो गया,
सीओडी कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। देखो ये बहुत लंबा चल सकता है, बट ब्रीफ में इतना जान लो, ये दो इंपॉर्टेंट रेजिम्स हैं, हमने दोनों में से किसी को साइन नहीं किया है, हमारा प्रिंसिपल्ड पोजीशन क्या क्या है और दोनों का पर्पस क्या क्या है। एक टेस्टिंग रेस्ट्रिक्ट करता है लेकिन फिर भी सिमुलेटेड आप कर सकते हो, और दूसरा क्या है, नेशंस को डिवाइड करता है न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर स्टेट। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इसके आगे क्या है, देखो ये जो भी ट्रीटी हैं, वी नो कि ट्रीटी को किसी के ऊपर बाइंडिंग बनाना या नहीं बनाना, दैट डिपेंड्स ऑन द नेशंस। नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट करता है, मिसाइल कर रहा है, उसके ऊपर सारे सैंक्शंस लगा रखे हो। ईरान के केस में देख लो। सो अल्टीमेटली अगर ये ट्रीटी अब तक चल रही है, उसके पीछे का सिंपल रीजन है क्योंकि नेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट जब यूएसए बोलता है कि हम दोबारा न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए जाएंगे, उसका मतलब क्या है, यूएसए नेचुरली अभी भी तो की पावर वही है ना, जब वही एक्सेप्ट करना या रिकॉग्नाइज करना बंद कर देगा सीटीबीटी को, बाकी नेशंस भी बंद कर देंगे। नेचुरल क्या है, न्यूक्लियर टेस्टिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज वी आर ऑलरेडी फेसिंग, एनवायरमेंट में रेडिएशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, एक फिर से नया न्यूक्लियर रेस स्टार्ट हो सकता है, विच विल बी अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। क्योंकि दुनिया में देखो कितने सारे, कितनी एरियाज में टेंशंस हैं, दैट इज अ फार बिगर कंसर्न। और इसीलिए ट्रंप के इस स्टेटमेंट को बहुत ही ज्यादा रेकलेस कहा गया है। जो यूएस के एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा स्टेटमेंट देकर के तुम चाइना को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, नॉर्थ कोरिया को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तुम नॉर्थ कोरिया को भी तो लेजिटिमाइज कर रहे हो कि अगर यूएसए की टेस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्थ कोरिया की टेस्टिंग में क्या प्रॉब्लम, राइट। सो अब अगले स्लाइड में मैंने मेंशन कर रखा है कि देखो नेशंस के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये जो टॉप पर है वो है दे आर रशिया एंड द यूएसए। ठीक है, इनमें से जो ये ऊपर वाले 5 हैं, दे आर रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर पावर्स अंडर द एनपीटी। नीचे में क्या है, ये सब क्या है, डी जॉर यानी रिकॉग्नाइज्ड। ये जो 4 हैं ये है डी फैक्टो, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है बट दुनिया जानती है इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। ओके, इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है। इजराइल के केस में इजराइल ना एक्सेप्ट करता है ना रिजेक्ट करता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं है। इजराइल क्लियर है ही नहीं इस मामले में, ठीक है ना। सो दैट इज वाई, बट एक असेसमेंट है कि इजराइल हैज गॉट 90 न्यूक्लियर। ठीक है, तो अब सोचो इसके बाद आप वेपन बढ़ा करके करोगे क्या। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जितना यूएसए के पास न्यूक्लियर वेपन है, इतने में दुनिया को 150 टाइम्स द वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड। एक बार डिस्ट्रॉय करोगे उसके बाद न्यूक्लियर बटन दबाने वाला कोई रहेगा क्या। इफ यू कैन डिस्ट्रॉय 150 टाइम्स, रशिया कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय 150 टाइम्स। सो व्हाट इज द पॉइंट, इसमें से कुछ रहते हैं डोरमेंट में, कुछ एक्टिव स्टेट में। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट द एक्सचेंजेस ना, जैसे कि इंडिया के पास लोग बोलते हैं कि इंडिया के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, क्या कभी ये 180 लॉन्च करने का मौका भी आएगा। बिकॉज अगर ये 180 लॉन्च हुआ, पाकिस्तान छोड़ो दुनिया नहीं बचने वाली। या फिर चाइना की जब हम बात कर रहे हैं 600। ठीक है, तो ये नंबर याद रखना, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कब हो जाएगा, अभी जब हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी। ठीक है, सो दिस इज द एस्टिमेटेड नंबर। और देखो कि कितनी बड़ी फ्यूटिलिटी है, 150 बार दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का पॉइंट क्या है। जब ह्यूमैनिटी विल नॉट सर्वाइव, हु इज गोइंग टू प्रेस दैट न्यूक्लियर बटन। ओके, सो दिस इज द फ्यूटिलिटी। अगर आप पीएसआईआर में हम पढ़ते हैं, जैसे नीना टेनेनवॉल्ड ने बता रखा है न्यूक्लियर टैबूज के बारे में। लुक एट यूएसए, वियतनाम से हार करके निकला, अफगानिस्तान से भी भागना पड़ा, न्यूक्लियर वेपन था, कुछ कर पाया क्या। लुक एट पाकिस्तान, ऑल इट्स 11 एयर बेसेस वर डिस्ट्रॉयड, इट हैड न्यूक्लियर वेपन्स, कुड इट डू समथिंग। So that is what Nina Tennenwald has said
कि न्यूक्लियर वेपन है तो, लेकिन जो दुनिया में टैबू है न्यूक्लियर वेपन को लेकर के, अबाउट इट्स नॉन यूज की यूज नहीं करना है, इसके कारण ये जो सारे न्यूक्लियर वेपन्स है ये यूजलेस है, इनका कोई पॉइंट नहीं है। और इंडिया का प्रिंसिपल पोजीशन क्या है, हमें चाहिए एक न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, और इसीलिए इंडिया को एक रिलक्टेंट न्यूक्लियर पावर कहा जाता है। ठीक है, अब अगले स्लाइड में बिफोर वी डिस्कस इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, एक बात आपको बताता हूं। 2014 में जब बीजेपी पावर में आई थी, तो बीजेपी का अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ोगे तो उस मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि दे विल गो फॉर रिव्यू ऑफ द इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। एक्स डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर, उन्होंने भी ऐसा बोला था कि रिव्यू करने में दिक्कत क्या, और रिव्यू होना भी चाहिए। दिस इज व्हाट ही सेड। उस पर जो शिवशंकर मेनन है, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज हैं। अगर आप ब्रह्मचलानी, भरत कर्नाड वगैरह की बात करो, वो तो बोलते हैं रिव्यू करना, रिव्यू का चेंज करने की वो बात करते हैं। लेकिन जब हम फॉरेन सेक्रेटरी जैसे श्याम सरन की बात कर लो, शिवशंकर मेनन की बात कर लो, वो कहते हैं कि इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हैज दैट मच नीडेड एम्बिग्विटी, उतना कंफ्यूजन है और हमें जरूरत नहीं है इसे रिव्यू करने की। और इसके आगे हम देखेंगे प्रोफेसर अमिताभ मट्टू ने क्या क्या बोल रखा है। तो देखो, जब हम इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को देखते हैं तो क्या कहता है, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। और यह बहुत बड़ा सवाल है कि मिनिमम डेटरेंस क्रेडिबल हो कैसे सकता है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड थिंग इज कि you are looking at China, which has got 600 nuclear weapons, right? You have got Pakistan, जिसके पास के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या होता है, छोटे साइज का। अगर आपको याद हो तो उसका एक मिनिस्टर कहता था ना, हमारे पास 100 किलो, आधे आधे किलो के न्यूक्लियर वेपन है। तो इस तरीके से कि सपोज करो कोई बड़ा थ्रेट आया, तो एक थ्रेशोल्ड के ऊपर ना जाके अंडर द थ्रेशोल्ड दे कैन लॉन्च इट। और वो एक बहुत बड़ा सवाल करता है कि वैसे में आप करोगे क्या। पहली तो मिनिमम डेटरेंस क्रेडिबल कैसे होता है, और चाइना के साथ यू हैव गॉट एन एक्टिव बॉर्डर, चाइना हैज गॉट 600। पहली चीज हो गई। दूसरा हुआ नो फर्स्ट यूज। ये नो फर्स्ट यूज के केस में वही बोला जाता है, और कई सारे मिलिट्री जनरल्स लाइक बीएस नागपाल ही हिमसेल्फ हैज सेड कि नो फर्स्ट यूज का मतलब क्या है कि हम अपने सिटीजन को कह रहे हैं कि तुम आओ, हम कह रहे हैं कि ठीक है, पहले तुम्हारे ऊपर कोई न्यूक्लियर वेपन डाले मारेगा तो हम रिप्लाई करेंगे। जबकि पाकिस्तान चलता है वो फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस। पाकिस्तान का बता दे रहा हूं आपका, फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस मतलब हमारे यहां कुछ भी होगा, हम जा सकते हैं न्यूक्लियर अटैक के लिए। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर वाज अ पिवटल मोमेंट, क्योंकि डिस्पाइट हैविंग दिस फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस के हमारे यहां कुछ भी होगा हम न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे। उनके 11 एयर बेसेस डिस्ट्रॉय किया गए, उसका पूरा एयरफोर्स ग्राउंड पर था, उसकी पूरी नेवी निकल करके कहां पे, ग्वादर, उसका जो सिविलियन पोर्ट है उधर जाकर के बैठी हुई थी। बट पाकिस्तान स्टिल डिड नॉट यूज दैट न्यूक्लियर वेपन। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर वाज सो सिग्निफिकेंट। हालांकि यह कहा जाता है कि नो फर्स्ट यूज को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान को डराने के लिए। और एक और आर्ग्यूमेंट क्या दिया जाता है कि पाकिस्तान क्यों टेररिस्ट भेजता है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया तो भैया न्यूक्लियर अटैक करेगा नहीं, कन्वेंशनल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियर वेपन के डर के कारण दुनिया उसे कन्वेंशनल अटैक से भी रोकेगी। सो वही कि अगर इंडिया फर्स्ट यूज पॉलिसी के लिए जाता है तो पाकिस्तान, रादर देन इंडिया बीइंग इन फियर, पाकिस्तान विल बी इन फियर, और ये पाकिस्तान को रोकने का तरीका हो सकता है। दूसरा देखते हैं, ये चाइना के साथ भी एक पैरिटी क्रिएट करने की का कोशिश हो सकता है, क्योंकि फिर शायद चाइना अपने मिस एडवेंचरिज्म से रुके। लेकिन चाइना का न्यूक्लियर पॉलिसी भी नो फर्स्ट यूज कहता है। और जॉर्ज फर्नांडिस, जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर डिफेंस मिनिस्टर थे,
उस समय उन्होंने बोला था कि हमारा जो न्यूक्लियर वेपन है ना, इट इज नॉट पाकिस्तान फोकस्ड, रादर इट इज चाइना फोकस्ड। उसके बाद चाइना के साथ बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था, ठीक है ना। विजय गोखले का आप इंटरव्यू पढ़ोगे ना, हाँ विजय गोखले ही फॉरेन, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये सारी कहानी बता रखी, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान चाइना के साथ बैलेंस क्रिएट करने के लिए अगर हमने इसे चेंज किया तो चाइना के साथ जो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। तीसरा क्या है, मैसिव रिटेलिएशन। ये मैसिव रिटेलिएशन का मतलब क्या है, ये सामने वाले को डिटर करने के लिए कि अगर तुमने एक भी न्यूक्लियर चलाया हम इधर से मैसिव रिटेलिएशन करेंगे, पर्पस ये है। लेकिन इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जब पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, वो देखो वो एक अलग है कि पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्यों बनाया, इंडिया के कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट में, उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत देख लेना, उसे सर्च कर लोगे ना मिल जाएगा, अदरवाइज इफ यू पुट इट इन कमेंट्स मैं एक दूसरे वीडियो में सारा डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, उसने कम यील्ड के न्यूक्लियर वेपन चलाए, उसके अगेंस्ट मैसिव रिटेलिएशन क्या जस्टिफाइड रहेगा? अगर आप वो रिटेलिएशन कर नहीं सकते हो, देन व्हाई दिस इज इन योर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, देन चेंज इट। क्योंकि देखो टाइम बदल रहा है, पहले टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, ये हम 1998 के टाइम की बात कर रहे हैं, दुनिया 25 साल आगे बढ़ गई है, और उसी की बात आगे हम करेंगे, प्रोफेसर अमिताभ मट्टू ने कर रखी है। नेक्स्ट, हमने ये भी बोल रखा है कि नॉन न्यूक्लियर स्टेट के अगेंस्ट यूज नहीं करेंगे, एक और एश्योरेंस। तीसरा, लेकिन लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ अ मेजर अटैक अगेंस्ट इंडिया, इंडियन फोर्सेस या फिर अगर कोई केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन यूज करेगा, देन इंडिया कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। और यही एम्बिग्विटी की बात होती है, एक तरफ इंडिया कह रहा है कि नॉन न्यूक्लियर स्टेट के अगेंस्ट हम यूज नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ अगर ऐसा अटैक होता है तो हम यूज करेंगे। यही एम्बिग्विटी है। और देखो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक ऐसी चीज है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बेसिकली इसका एक पर्पस डेटरेंट का होता है, सो दैट तुम पर कोई अटैक नहीं करे। न्यूक्लियर वेपन बनाए ही इसलिए जाते हैं, गए हैं, सो दैट कभी इन्हें यूज करने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए प्रोफेसर रमेश ठाकुर ने न्यूक्लियर वेपन को वेपन ऑफ पीस भी कह रखा है, कि न्यूक्लियर वेपन बनने के बाद देखो कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। ये सारे कंफ्यूजन है, एम्बिग्विटी है, लेकिन हमें कंक्लूड क्या करना है यहां पे कि नहीं, जो चीजें हैं सही है। आप दे सकते हो शिवशंकर मेनन का रेफरेंस कि इट हैज मच नीडेड एम्बिग्विटी, और इंडिया का मेनली फोकस हमारा है जो कन्वेंशनल वेपन के केस में ही है, ये जो है वेपन ऑफ डिटरेंट है रादर देन वेपन ऑफ ऑफेंस, ठीक है। अब चलते हैं कि प्रोफेसर अमिताभ मट्टू ने क्या लिख रखा है, कह रखा है। आज ही के इंडियन एक्सप्रेस में इनका आर्टिकल आया हुआ था। इसके अलावा मनोज जोशी का भी एक आर्टिकल था, और मनोज जोशी का आर्टिकल आप पढ़ोगे ना, वो हिंदुस्तान टाइम्स में था, और वो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। मनोज जोशी ने कहा कि जब इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो उस समय आपके जो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे के सांतानम, वो पहले वहां थे, बाद में वो आईडीएसए के हेड भी बने, वहां से 2004 में रिटायर हुए, रफली 2008-9 के अराउंड उन्होंने ये बात बताई थी कि हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था दैट वाज नॉट सक्सेसफुल, वो फिजल आउट कर गया था, कि जितना हमने जिस तरीके का सोचा था वैसा एक्सप्लोजन हुआ नहीं। बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट ने भी यही बात की। तो मनोज जोशी कहते हैं कि ये इंडिया के पास मौका है, क्योंकि आपको पाकिस्तान का थ्रेट है, चाइना का थ्रेट है। तो अगर इफ यूएसए गोज फॉर दैट न्यूक्लियर टेस्टिंग, इंडिया शुड ऑल्सो गो, सो दैट आपके पास जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, और उस समय जो टेस्ट सही से नहीं हुआ था, कम से कम अब सही से हो जाएगा। लेकिन जो बार्क की रिपोर्ट थी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसने बोला कि नहीं, टेस्ट वॉज सक्सेसफुल, और टेस्ट ने रिक्वायर्ड रिजल्ट अचीव किया था। इसी एक डिबेट के बारे या इसी एक डिस्कशन के बारे में शिवशंकर मेनन, जो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर एनएसए हैं, उन्होंने ये बात बताई थी
कि अगर किसी देश को कंफ्यूजन है कि इंडिया का न्यूक्लियर वेपन एक्टिव नहीं है, सक्सेसफुल हुआ था नहीं हुआ था, दे कैन गो फॉर अ ट्रायल, वो अटैक करके देख सकते हैं अगर उनको किसी तरह का डाउट है तो। आगे बात है, देखो हमेशा याद रखना सिक्योरिटी के केस में कि जो डेटरेंस है ना, वो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है। नॉर्थ कोरिया क्या करेगा नहीं करेगा नहीं पता, लेकिन चूंकि यूएसए के दिमाग में बैठा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया साउथ पर अटैक कर सकता है, जापान पर अटैक कर सकता है, गुआम में उसका बेस है वहां अटैक कर सकता है, या यूएस तक भी अटैक कर सकता है, यही रीजन है कि यूएसए ने अटैक नहीं किया। ठीक है, तो डिटरेंस एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। अब वो सक्सेसफुल था नहीं था, लेकिन जब आप आंसर लिखोगे किसी इंटरव्यू में अगर आप बात कर रहे हो, आप कभी बात नहीं करोगे कि इट वाज नॉट सक्सेसफुल। आप सीधे का सीधा बात करोगे कि हाँ सर, आंसर राइटिंग में तो ये बिल्कुल नहीं डालना है। अगर इंटरव्यू में ये बस सवाल आता है तो आप बोलोगे कि सर हाँ, के सांतानाम उन्होंने ऐसा बोला था, लेकिन सर बार्क की रिपोर्ट ऐसा कहता है, सेज सो एंड इंडिया इज अ डिफैक्टो न्यूक्लियर पावर। ठीक है ना, बाकी टेक्निकलिटीज पता नहीं। अब आते हैं प्रोफेसर अमिताभ मट्टू, ये डीन है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि एक जो अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी ग्लोबली विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर वेपन 1990s में, 2000s में, 2010s में, वो धीरे धीरे वो कंसेंसस ब्रेक हो रहा है। और वो कंसेंसस ब्रेक होने का ही एग्जाम्पल है कि यूएसए बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर टेस्ट पर जाएंगे, क्योंकि समवेयर यूएसए इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। इसीलिए यूएसए को भी लग रहा है कि सिमुलेटेड टेस्टिंग इज नॉट सफिशिएंट, हमें रियल टेस्टिंग के लिए जाना है। प्लस ही वो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप रशिया को की आप बात करो, चाइना की आप बात करो, चाइना अपना स्टॉक पाइल बढ़ा रहा है, रशिया ने आर्कटिक में अपने टेस्ट साइट को एक्टिव किया है, तो ये सब क्या इंडिकेट करता है? दैट ग्लोबल ऑर्डर इज चेंजिंग, समय बदल रहा है न्यूक्लियर इशू को लेकर के भी। एंड देन ही टॉक्स अबाउट कि इंडिया ने जब 1998 में टेस्ट किया और उसके बाद सेल्फ इंपोज्ड मोरेटोरियम क्यों लगाया? क्योंकि इंडिया इंडिकेट करता था कि हम डिफायंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। ये हमारे अपने डेटरेंट, हमारे अपने डिफेंस के लिए था, हमारा टारगेट किसी को अटैक करना नहीं था। इसीलिए नो फर्स्ट यूज, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस एंड सेल्फ इंपोज्ड मोरेटोरियम। ठीक है, तो वही ये लिख रखे हैं, बोलते हैं कि जो वॉलेंट्री मोरेटोरियम 1998 में हमने लगाया था, वो हमारी स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी बता रहा था और कॉन्फिडेंट मोरल कॉन्फिडेंस एक स्केप्टिकल वर्ल्ड को एश्योर कर रहा था। इसका फायदा भी क्या हुआ? यूएसए के साथ एग्रीमेंट, जापान के साथ एग्रीमेंट, एनएसजी के साथ हमें वेवर मिला। लेकिन आज इंडिया उतना कमजोर नहीं है जितना कि 1998 में था। मोर ओवर जब हम ग्लोबली देख रहे हैं तो द सैंड्स आर शिफ्टिंग, और इस शिफ्टिंग सैंड में प्रोफेसर मट्टू कहते हैं कि पुराने वाले प्रिंसिपल के साथ कंटिन्यू करना वो समझदारी नहीं होगी। सो वो कहते हैं कि देखो, वॉशिंगटन डाउट करता है, चाइना लूप अपना काम कर, रशिया ने एक्टिवेट कर रखा है आर्कटिक वाला साइट, इसलिए इंडिया इन शिफ्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकता। पहली बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो 1998 वाली थी। आज के डेट में टेक्नोलॉजी से लेकर के, प्लेटफॉर्म से लेकर के, यील्ड से लेकर के, डिलीवरी मैकेनिज्म से लेकर के सब कुछ बदल चुका है। और इस बदले हुए सिनेरियो में आपको देखना पड़ेगा कि क्या अभी के लिए वो सुइटेबल है, और उसके लिए सिर्फ सिमुलेटेड टेस्टिंग काफी नहीं होगी। एंड दैट इज व्हाई ही सेज कि जो कंप्यूटर मॉडलिंग और सब क्रिटिकल टेस्ट है वो काफी नहीं होगा। और वो कहते हैं कि क्या सिर्फ सिमुलेटेड मॉडलिंग के बेसिस पर आप कोई वेपन अपने सोल्जर्स को दे सकते हो? यू गो फॉर लाइव टेस्टिंग ऑफ दैट। ठीक है, एंड नेक्स्ट ही सेज कि इंडिया को जरूरत क्या है? री इवेल्युएट करने का। जो सेल्फ इंपोज्ड मोरेटोरियम है उसको री इवेल्युएट करने का हम सबसे पहले नहीं करेंगे, पहले कोई और करेगा,
लेकिन हम लास्ट भी नहीं करेंगे। मतलब ही इज सेइंग कि रादर देन प्रिंसिपल गो फॉर प्रैग्मेटिज्म की जरूरत किस चीज की है, ठीक है। लेकिन वो ही ऑल्सो सेज कि जो इंडिया के जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर सपोज करो कि टेस्टिंग नेसेसरी बनता है तो हमारे प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, इट शुड बी साइंटिफिक, इट शुड बी लिमिटेड, इट शुड बी रेस्पॉन्सिबल, एंड आवर प्रिंसिपल्स लाइक credible minimum deterrence or no first use, they must remain the cornerstone। तो अब सपोज करो क्वेश्चन आता है कि शुड इंडिया गो फॉर रिवीजन, तो जब हम रिवीजन की बात करेंगे, प्रो में आर्ग्यूमेंट देंगे, तो हम प्रोफेसर मट्टू के ये सारे सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम काउंटर में जाएंगे तो मैंने आपको बता रखा इतने सारे नाम, ठीक है। शिवशंकर मेनन की बात कर लो, श्याम सरन की बात कर लो, और कंक्लूड हमेशा क्या करना है कि हमें रिवीजन की जरूरत या फिर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्या है, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, अननेसेसरी जो हमारे पार्टनर्स हैं लाइक जापान, क्योंकि जापान इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स न्यूक्लियर इशू, और जापान के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ न्यूक्लियर एग्रीमेंट, उसमें बात ही यही है कि अगर आपने एक भी टेस्ट किया, हम सारा कोऑपरेशन, सारा जो टेक्नोलॉजी वगैरह दे रखे हैं, हम सारे का सारा वापस ले लेंगे। सो जरूरत आप हम हमेशा बात करेंगे, ठीक है प्रोफेसर मट्टू ने ये बात बोल रखी है, लेकिन हम क्या बात करेंगे कि जो रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास, नॉट नीडेड, ठीक है। ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस होल इशू। आई होप आई कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक या न्यूक्लियर से रिलेटेड ही आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप इसे कमेंट में डाल देना, या फिर कोई दूसरा टॉपिक इफ यू वांट मी टू डिस्कस, आप कमेंट में बस डाल देना, आई शैल बी हियर टू डिस्कस इट। और हाँ, पेपर 2 के रिगार्डिंग द क्लासेस हैव स्टार्टेड, तो अगर पेपर 2 को लेकर के आपका कंफ्यूजन है, पीएसआईआर पेपर 2 को लेकर के, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कंपैरेटिव का, थियोरी ऑफ आईआर, तो यू कैन ज्वाइन द फाउंडेशन, और हमारा टारगेट है 2.5 मंथ में हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली बाय मिड ऑफ जनवरी वो क्लासेस खत्म हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।